नमस्कार दोस्तों, सहारनपुर जी सब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने हमारी जो मध्यकालीन भारत की जो वीडियो की एक सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट क्लास आपके सामने लेके आया हूँ। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। इससे पिछली वीडियो में हमने उसके बचे हुए 2 सुधार, जिसमें आर्थिक सुधार और बाजार नियंत्रण प्रणाली और उसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी का मूल्यांकन तक हमने बात कर ली थी। तो इसके बाद हम आज स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में होती है। यहाँ तक हमारी बात हो चुकी है कि कैसे उसकी मृत्यु के बाद कौन कौन से शासक आगे रहे। तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था किसका, खिलजी वंश का, मैंने बताया था इसमें 5 सुल्तान रहे बने हैं, ठीक है, 1296 से 1320 तक के बीच में, ठीक है। ये सारी बात हमारी 1290 से 1320 के बीच लगभग 30 वर्षों के शासनकाल में 5 सुल्तान हुए थे। वही मैंने जैसे मामलुक वंश में एक सुल्तान का बताया था, ऐसे हम यहाँ देखते हैं। हमने देखा है गयासुद्दीन खिलजी जो था हमारा, वो 1290 से 1296 तक हमारा उसका शासन खत्म हो चुका था। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद कौन सा शासक बना था, गयासुद्दीन नहीं है, जलालुद्दीन खिलजी है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन बना शासक, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। हम अलाउद्दीन खिलजी तक जा चुके हैं। आज के हम वीडियो में हमारे बाकी के 3 शासक कंप्लीट करके हम आज खिलजी वंश को कंप्लीट कर देंगे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे शिहाबुद्दीन उमर। देखो होता क्या है, कहानी आती है 1316 पे आ जाती है कहानी। 1316 में क्या हो रहा है, अलाउद्दीन खिलजी की हो जाती है मृत्यु। शॉर्ट में लिख दिया हूं, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु, ठीक है। जैसे इसकी मृत्यु होती है, इसके बाद जो इसका गुलाम था मलिक काफूर, आपको पता ही है मलिक काफूर जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है और जिसे दक्षिण भारत के अभियान में सेनापति बना करके भेजा गया था। ये सारी बातें आपको पहले क्लियर है। मलिक काफूर ने, इसका पुत्र था शिहाबुद्दीन उमर जो सिर्फ 6 वर्ष का था, ने 6 वर्षीय शिहाबुद्दीन उमर को शासक बना दिया। देखो इसके उस टाइम पे 2 बच्चे थे जो शासक बन सकते, एक थे शिहाबुद्दीन और एक मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी शासक बनने लायक था, बड़ा था, लेकिन ये क्या करता है, मलिक काफूर दिमाग से खेलता है, शिहाबुद्दीन को शासक बना देता है। शिहाबुद्दीन उमर को अगला शासक बना देता है, अगला शासक बना दिया। और ये शिहाबुद्दीन उमर कौन था, ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का ये क्या था, पुत्र था। यहां तक क्लियर है बात। ये क्या करता है, दिमाग से खेलता है कि जो लायक है उसको नहीं बनाता, इसके 2 पुत्रों में से इसको बना देता है शिहाबुद्दीन उमर को, क्योंकि 6 वर्ष का है बच्चा है, क्या डिसीजन लेगा। इस चक्कर में सारी पावर किसके अंडर आ जाएगी, मलिक काफूर के। आपको पता है ये सारी चीजें पहले इतिहास में हो चुकी हैं, इससे पहले आप पढ़ चुके हो। तो मलिक काफूर सारी चीजें अपने कंट्रोल में लेके से नाम का शासक बना देता है और धीरे धीरे क्या करता है कि बाकी जो किसके अलाउद्दीन खिलजी के परिवार के लोग बचे हुए थे उन्हें मारने का प्रयास करता है। कि इसके दिमाग में था कि मैं इन्हें मार देता हूँ, इनको मार के फिर सबसे पावरफुल मैं ही बचूंगा, मैं शासक बन जाऊंगा। तो ऐसे षड्यंत्र करने लगता है। इस षड्यंत्र में सबसे पहले इसके 6 वर्षीय बेटे शिहाबुद्दीन उमर को शासक बनाता है। अब बाकी लोग ये सब देख रहे थे। इन सबको देखते हुए जो अमीर होते हैं, अमीर वही हाई रैंकिंग वाले अमीरों ने क्या किया, जब अमीरों ने सब देखा षड्यंत्र हो रहा है, अमीरों ने इस मलिक काफूर की हत्या कर दी। इस मलिक काफूर को ही रास्ते से हटा दिया कि तू क्या इनके परिवार वालों को हटाएगा, हम ही तुझे हटा देंगे। मलिक काफूर को मार दिया। और इसे मारने के बाद अब देखो ये बच्चा तो शासन नहीं संभाल पाएगा। इसके दूसरे पुत्र मुबारक खिलजी को मारने के बाद क्या किया इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी के दूसरे पुत्र मुबारक शाह खिलजी को शासक बनाया। खिलजी के दूसरे पुत्र, क्या नाम है उसका, मुबारक शाह खिलजी को शासक बनाया। मुबारक शाह खिलजी को क्या बनाया जाता है, शासक। मुबारक शाह खिलजी को
अगला शासक बनाया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर चीज है, अगला शासक बनाया, अगला शासक बनाया। यहाँ पे क्लियर होगी तो शहाबुद्दीन का भी काम खत्म हो गया। मुबारक शाह खिलजी पे बात आ जाती है। इसको कब बनाया जाता है? 1316 में। और कब तक रहता है? 1320 तक। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। ये घटना हो रही है कुछ ही महीनों के अंदर। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। तो अब देखना चौथा शासक कौन बन रहा है? मुबारक शाह खिलजी। तो अब हम मुबारक शाह खिलजी को देख लेते हैं। अब यहाँ पे अब हमारा टॉपिक है ये मुबारक शाह खिलजी जो है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह इसका पूरा नाम था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी के नाम से शासक बनता है खिलजी। ये शासक कब तक बनता है ये भी चीज हमें देखनी है। 1316 से 1320 तक। ठीक है, ये बनता है 1316 से 1320 के बीच शासक बनता है। अब देखते हैं इसने थोड़े बहुत काम किए थे उसके बारे में। 4 साल तक लगभग शासक रहा है, लगभग 4 साल तक रहा है शासक। तो इसने कुछ काम तो किए ही होंगे इस दौरान। इसका जो हम काम देखेंगे, सबसे पहले इसने क्या काम किया? अपने पिता के कुछ कठोर कानून थे, मैंने बताया था ना न्याय व्यवस्था में कठोर था, और भी बहुत सारे कठोर कानून थे, उनको रद्द कराया। सबसे पहले काम क्या किया? अपने पिता, अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं इसका पिता कौन था, मैं बार बार लिखो अलाउद्दीन खिलजी, अपने आप समझ जाओगे। अपने पिता के कुछ कठोर कानूनों को रद्द किया। कठोर कानूनों को इसने रद्द कर दिया। भाई सबका अपना अपना दिमाग है, अपने अपने हिसाब से चलते हैं, को रद्द कर दिया। इसने अपने हिसाब से चला। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, इसने अपने आप को एक खलीफा घोषित कर दिया था। ये इतना खतरनाक था, इसने खुद को ही बोल दिया कि मैं ही खलीफा हूँ। भाई मैं किसी खलीफा से परमिशन नहीं लेता, मैं खुद खलीफा हूँ। ये ऐसा पहला सुल्तान था जो अपने आप को ही खलीफा घोषित कर देता है। अपने आप को ही क्या किया? खलीफा घोषित कर दिया कि भाई मैं ही खलीफा हूँ, मैं किसी खलीफा को नहीं जानता, मैं खुद खलीफा हूँ। कोई क्या किया? खलीफा घोषित कर दिया। इसका दूसरा पॉइंट हुआ, को ही खलीफा घोषित कर दिया। और जब खलीफा घोषित किया तो इसने उसी टाइम एक उपाधि धारण की, एक उपाधि ली खलीफतुल्लाह। क्या उपाधि ली? खलीफतुल्लाह नाम से उपाधि ली। इस खलीफतुल्लाह उपाधि धारण की, उपाधि धारण की। जब इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया ना, तो खलीफतुल्लाह उपाधि धारण की। इस खलीफतुल्लाह उपाधि का अर्थ होता है अल्लाह का उपाध्यक्ष या उप प्रधान। उपाध्यक्ष मैंने बताया था, मैं ट्राई करूंगा हर उपाध्याय को हिंदी में बताना आपको। अल्लाह का उपाध्यक्ष या उप प्रधान, यानी कि अल्लाह के बाद यही है, अल्लाह का भेजा हुआ बंदा है ये उप प्रधान। अपने आप को ये घोषित कर दिया इसने। क्लियर? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अब इसका ये तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। किसका? ही कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का। इसने क्या किया? अपने पिता के विपरीत दक्षिण भारत में, इसके पिता की क्या नीति थी? अप्रत्यक्ष नीति। दक्षिण भारत में अप्रत्यक्ष नीति का त्याग किया। अब अप्रत्यक्ष नीति त्याग यानी कि अपने पिता के खिलाफ गया। अप्रत्यक्ष नीति आप पढ़ ही चुके हो कि सिर्फ राजा को हराते थे, उनसे रूटीन में टैक्स लेते थे। अप्रत्यक्ष नीति का त्याग कर 1317 में, अपने राजा बनने के 1 साल बाद ही 1317 में देवगिरी, ध्यान है, रामचंद्र राय राजा देवगिरी को प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली सल्तनत में मिला देता है। क्या करता है? प्रत्यक्ष रूप से मैं लिख रहा हूँ DS, मतलब दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। ये काम करता है। ठीक है, इसके अलावा इसका चौथा पॉइंट लिख लो, समझ लो यहाँ पे। इसके टाइम में RJ मतलब राजस्थान में ऊखा मस्जिद का निर्माण होता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है,
कि ऊखा मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ या किसने कराया? ऊखा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? मुबारक शाह खिलजी ने। ऊखा मस्जिद का निर्माण हुआ, ठीक है। यह आ सकता है कि किसने अपने पिता या किसने दिल्ली सल्तनत को प्रत्यक्ष रूप से किसने दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष नीति का सबसे पहले प्रत्यक्ष नीति का पालन करते हुए डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत में मिला है, वो कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। यहाँ पे क्लियर। पांचवी चीज आती है, एक सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। ये फैक्ट है, निजामुद्दीन औलिया से इसका अच्छा संबंध नहीं था, मतलब निजामुद्दीन औलिया से बनती नहीं थी इसकी। किसकी? मुबारक शाह खिलजी की। औलिया से अच्छा संबंध नहीं था, इसका अच्छा संबंध नहीं था। तो कितने पॉइंट हो गए इसके बारे में? 5। इसका निजामुद्दीन औलिया से अच्छा संबंध नहीं था। ये कहा जाता है, किसने ये कह रखा था कि जो क्यों था नहीं अच्छा संबंध, उस पर नहीं हमें जाना है ना, इतना जानने की जरूरत है। इसका था, इसने कहा था, किसने? मुबारक शाह खिलजी ने, कि जो निजामुद्दीन औलिया का सर काट के लेकर आएगा मेरे सामने, उसमें 1000 टंका का इनाम दूंगा। कितने का? 1000 टंका का। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन में आया कि किसने कहा था कि निजामुद्दीन औलिया के सर काटने पे 1000 टंका का इनाम दूंगा, तो याद रखना मुबारक शाह खिलजी। मैं यहाँ पे नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले लिख दिया, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से मुबारक शाह खिलजी का अच्छा संबंध नहीं था। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि किसने कहा था 1000 टंके का इनाम दूंगा अगर कोई इसका सर काट के लाएगा, तो कनेक्ट कर जाना कि किसका नहीं था निजामुद्दीन औलिया से अच्छा संबंध? मुबारक शाह खिलजी से। तो सीधा सीधा उसने ही कहा होगा। यहाँ तक क्लियर है। एक चीज़ और कही जाती है, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ लेना कि ये इतना मतलब थोड़ा सा मनमर्जी का था कि अपने दरबार में नंगा भी चला जाता था, मतलब बिना कपड़े पहने ऐसे ही नंगा घूमता रहता था अपने दरबार में। सच है कितना ये नहीं पता है, इसलिए मैं लिखवा भी ना हूँ, इसको ऐसे ही एज ए फैक्ट के बारे में समझ लो। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। इसके टाइम में अब कहानी आगे बढ़ती है, ये तो इसके थोड़े फैक्ट हो गए। इसके टाइम में एक नायब था। नायब पता है कि वजीर का काम करता था, सुल्तान के बाद सबसे बड़ा पद नायब का ही होता था। इसके टाइम में नायब था खुसरो शाह। खुसरो शाह, यही खुसरो शाह, ठीक है। ये क्या करता है खुसरो शाह? 1320 में ये जब मुबारक शाह था, सीरी वो 1000 सितून महल याद है सीरी का? किसने बनवाया था? इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। ये क्या करता है 1320 में 1000 सितून महल में मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर देता है धोखे से। मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर देता है। खिलजी की क्या कर देता है? हत्या। कौन कर देता है? ये नायब खुसरो शाह। ये कब घटना हो रही है? ये हो रही है अप्रैल 1320 में। अप्रैल 1320 में ये घटना होती है, ठीक है। कब होती है? अप्रैल 1320 में। 1000 सितून महल जो इसके पिता ने बनवाया था, कहाँ? सीरी में, दिल्ली में। उसमें ही मुबारक शाह खिलजी को धोखे से मार देता है। कौन? खुसरो शाह। से मार के अप्रैल 1320 में खुद राजा बन जाता है। तो 5वां शासक यहाँ से आएगा। तो आई होप यहाँ तक इसकी चीज़ें समझ में आई होंगी। मुबारक शाह खिलजी के 5 पॉइंट। एक तो इसने अपने पिता के कुछ कठोर कानूनों को रद्द किया, पहला। दूसरा, अपने आप को खलीफा घोषित करके खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की। खलीफतुल्लाह का अर्थ होता है अल्लाह का उपाध्यक्ष या उप प्रधान। दक्षिण भारत में अप्रत्यक्ष नीति को त्याग दिया, क्योंकि तुम्हें पता है अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के जितने भी 4 अभियान थे, 4 या 5, उनमें अप्रत्यक्ष नीति का पालन किया था कि राजा को मारना नहीं है, हराना है, उससे नियमित टैक्स लेना है। इसने क्या किया? उसको नीति को त्याग के 1317 में देवगिरी, जिसके पिता ने वो राजा याद है रामचंद्र राय रायण की उपाधि दी थी, उसको प्रत्यक्ष रूप से अपने में मिला लेता है दिल्ली सल्तनत में। राजस्थान में ऊखा मस्जिद का निर्माण होता है इसी के टाइम में, ठीक है। इसके अलावा सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से अच्छा संबंध नहीं था, फिर ये मैंने बता ही दिया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम अगला और अंतिम शासक पढ़ते हैं, खुसरो शाह। इसके बाद हमारा ये खिलजी वंश समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा, मैंने आपको बताया ये खुसरो शाह। पहले तो एक बार और बता देता है खुसरो शाह था क्या। मतलब जब मुबारक शाह खिलजी के टाइम पे क्या था, ये नायब के पद पे था। किस पद पे था? नायब के पद पे था, पद पर था। ये चीज़ हो ही चुकी है कि ये इसने
किसकी, मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके शासक बनता है। इसका जो वास्तविक नाम था, इसका वास्तविक नाम मतलब रियल नाम कुछ और था, इसका वास्तविक नाम इसका हसन बरादू था। क्या नाम था? हसन बरादू। ये खुसरो शाह के नाम से शासक बनता है। कब तक शासन करता है? अप्रैल 1320 से सितंबर 1320 के बीच ये अपना शासन करता है। कुछ ही महीनों का, लगभग 5-6 महीने, 6-7 महीने के आसपास ये शासन चलाता है अपना। इसके बारे में देखते हैं। हजार सितून महल में जब हत्या करके शासक बनता है तो अपने आप को ये पैगंबर का सेनापति घोषित करता है। क्या घोषित करता है? ये अपने आप को कहता है पैगंबर का सेनापति। राजा बनते ही अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहता है कि भाई मैं तो पैगंबर का सेनापति हूँ। पैगंबर मतलब मोहम्मद साहब पैगंबर थे ना इस्लाम धर्म के, कि उनका भेजा हुआ उनका सेनापति हूँ, ताकि अपने मान में प्रतिष्ठा मिले, लोगों की सपोर्ट मिले। पर होता क्या है, इसके जो विरोधी थे, इसके विरोधी किसके? खुसरो शाह के। इसके विरोधी इसके खिलाफ 2 नारे देते हैं। इसके खिलाफ 2 नारे देते हैं, वो याद रखना जरूरी है। 2 नारे देते हैं। कौन कौन से? पहला है, कहा जाता है कि इस्लाम का शत्रु, कि भैया इस्लाम का शत्रु है, कि ऐसे नहीं कोई पैगंबर का सेनापति कोई नहीं बन सकता है, ये अपने आप को ही पैगंबर का सेनापति कह रहा है। तो इसके खिलाफ नारे देते हैं कि भैया इस्लाम का शत्रु है। दूसरा नारा देता है भाई इस्लाम खतरे में है, कि भैया ये शासक बन गया है, अब इस्लाम खतरे में आ गया है, इस्लाम खतरे में है, ताकि लोगों को इसका सपोर्ट ना मिले, इस्लाम खतरे में है। जब ये 2 नारे दिए जाते हैं, क्वेश्चन ही आएगा इस्लाम का शत्रु किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है खुसरो शाह को। दूसरा है इस्लाम खतरे में है, ये नारा किसके खिलाफ दिया गया? खुसरो शाह को। क्वेश्चन आ सकता है खुसरो शाह का वास्तविक नाम क्या था? हसन बरादू। खुसरो शाह शासक किसकी हत्या करके शासक बना था? मुबारक शाह खिलजी की। कहाँ की थी उसने हत्या? हजार सितून महल में। ठीक है, ये आ जाएगा। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो शाह आ जाएगा। खुसरो शाह शासक बनने से पहले किस पद पर था? नायब के पद पर था। क्लियर? और एक बात और याद रखना आप, यहीं पे पहले का इस्लाम का खतरे में, यहीं पे एक चीज याद रखना, खिलजी वंश का अंतिम नायब जो था, खिलजी वंश में पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत थी। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ डी फॉर दिल्ली, एस फॉर सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का अगर क्वेश्चन ही आता है ना, आखिरी नायब कौन था? दिल्ली सल्तनत का आखिरी नायब कौन था? क्वेश्चन ही आएगा तो आपको आंसर करना है खुसरो शाह। आप पूछोगे क्यों था? यही मैं बताता हूँ क्यों था खुसरो शाह। उसको लिखने की जरूरत नहीं, क्यों था उसको समझ लेना बस। ये याद रखना, दिल्ली सल्तनत का आखिरी नायब कौन था? नायब कौन था? खुसरो शाह। क्योंकि आपको पता है खिलजी वंश के बाद किसका शासन आया था? मैं जब दिल्ली सल्तनत का इंट्रोडक्शन दिया था, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आएंगे। तुगलकों ने आते ही नायब के पद को ही खत्म कर दिया था, ये नायब का पद हटा दिया था। अब जब इन नायब का पद ही हटा दिया तो यानी कि इसके बाद कोई नायब ही नहीं बनेगा। तो इस टाइम जो नायब था वही लास्ट था, इसलिए दिल्ली सल्तनत का आखिरी नायब कौन था? खुसरो शाह। क्लियर? ये इसके बारे में है। जब इसके विरोधी ने इसके खिलाफ नारे दिए कि इस्लाम का शत्रु है, इस्लाम खतरे में है, तो क्या होता है? दीपालपुर एक जगह है पंजाब में, जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण, मंगोल नीति में पढ़ाया था ना, पेशावर और दीपालपुर में किले का निर्माण कराया था। दीपालपुर पड़ता है पंजाब। पंजाब यहाँ का गवर्नर था, यहाँ का गवर्नर, उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। वही गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश का पहला राजा बनेगा। गयासुद्दीन तुगलक होता है। जब उसे पता चलता है कि भाई इसके खिलाफ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, वो इस मौके का फायदा उठाता है। तो ये गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है? दिल्ली आता है। दिल्ली आकर गयासुद्दीन तुगलक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग आदमी था, उसको लग रहा था लोगों की सपोर्ट भी इसके खुसरो शाह के साथ नहीं है। दिल्ली आकर क्या कर खुसरो शाह की हत्या कर देता है। शाह की हत्या कर दिल्ली सल्तनत का, मैं डीएस का मतलब दिल्ली सल्तनत है,
दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बनता है कौन? गयासुद्दीन तुगलक अगला शासक बनता है, जो कि और एक चीज और, यही कौन? ये गयासुद्दीन तुगलक ही तुगलक वंश की स्थापना करता है। फिर भाई खिलजी खत्म होकर तुगलक आएंगे, यहाँ से तुगलक वंश की स्थापना करता है। कहाँ पे? दिल्ली में की स्थापना कौन करता है? तो क्वेश्चन आएगा खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो शाह था। ये सारे फैक्ट किसके बारे में थे? खुसरो शाह के बारे में। देखो क्या क्या फैक्ट, खुसरो शाह ये सारे मैं बता चुका हूँ। खुसरो शाह नवाब बनने से पहले क्या था? नायब के पद पर था। दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का आखिरी नायब कौन था? खुसरो शाह था। क्यों? क्योंकि तुगलकों ने आकर के नायब के पद को ही खत्म कर दिया था। खुसरो शाह का वास्तविक नाम क्या था? हसन बारूद था। हसन बारूद जब इसने हसन बारूद ने किसे मार के शासक बना था? मुबारक शाह खिलजी को मार के। चौथा क्वेश्चन आ जाएगा ये, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी को मार के। मुबारक शाह खिलजी को कहाँ मारा था? हजार सितून महल में ही, आपको पता ही है। चार क्वेश्चन का आंसर। मुबारक शाह खिलजी ने, इसने खुसरो शाह ने शासक बनते ही किसकी उपाधि ली थी? 5वां पैगंबर का सेनापति कहा था। छठा क्वेश्चन, इसके विरोधियों ने इसके खिलाफ नारे दिए थे। इस्लाम का शत्रु किसे कहा गया था? मुबारक शाह खिलजी को। इस्लाम खतरे में है, किसके बारे में कहा गया? मुबारक शाह खिलजी को। सॉरी, मुबारक शाह खिलजी कह रहा हूँ, खुसरो शाह को। इस्लाम का शत्रु किसके खिलाफ? खुसरो शाह। इस्लाम खतरे में किसके खिलाफ कहा गया? खुसरो शाह के। और इसको खुसरो शाह को किसने मारा? किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का गवर्नर था? 9वां क्वेश्चन, दीपालपुर का। इसी ने आगे दिल्ली में मारा और इसी ने तुगलक वंश की स्थापना करी। 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं खुसरो शाह से। तो यहाँ से खिलजी वंश खत्म होता है और गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पे तुगलक वंश की स्थापना करता है। आज इस क्लास के साथ हमारा जो है खिलजी वंश हो जाता है खत्म। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक आपको यहीं से कनेक्ट हो गया होगा, कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, जो कहाँ का गवर्नर था? दीपालपुर का। इसके बाद मैं शुरू करूंगा आपका तुगलक वंश। देखो आज मैंने जो आपसे वादा किया था कि 5 सुल्तान है, 5 के बारे में पढ़ाया, भले ही शिहाबुद्दीन उमर कुछ महीनों के लिए बना, पर बात हुई है हमारे यहाँ पे। ऐसे ही हम तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे। तुगलक वंश का एक बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके जितने भी राजा रहे हैं लास्ट राजा तक, सारों का एक वो बना के, एक चार्ट बना के उनका सारा का सारा विवरण कर साहब के सामने रख दिया जाएगा। फिर तुगलकों का एक बेसिक इंट्रोडक्शन होने के साथ साथ हम गयासुद्दीन तुगलक से स्टार्टिंग कर देंगे और बहुत जल्दी तुगलक वंश को भी ख़त्म कर देंगे। तुगलक वंश थोड़ा सा लंबा खींचेगा क्योंकि मैंने बताया था कि सबसे कम समय तक किसने शासन किया था? खिलजियों ने। और सबसे अधिक लंबे समय तक किसने शासन किया था? तुगलकों ने। तो तुगलकों की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। लंबी का मतलब नंबर्स ऑफ वीडियो बढ़ा देंगे हम, ठीक है। तो तुगलकों के बाद तो हमारे छोटे छोटे बचेंगे, सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश तो एक ही वीडियो में हो जाएगा और सैयद वंश ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो, सॉरी सैयद वंश 1 वीडियो में, लोधी वंश 2 वीडियो में। तुगलक वंश के बाद 3 वीडियो में दिल्ली सल्तनत खत्म। तो अब हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो इससे अगले वीडियो में हमारी क्लास में हमारी बात होगी तुगलक वंश के बारे में। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहिए, क्योंकि आज तुगलक वंश समाप्त हो गया है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके लगा के देखिए। मैं बहुत जल्दी ट्राई करूँगा आप सब लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सीरीज भी लेकर आने की, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण, एक जैसे आज हमारा तुगलक वंश खत्म हुआ, एक वंश खत्म होगा, सॉरी खिलजी वंश खत्म हुआ, तो कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन में, ज़्यादा तो मैं भी नहीं करा पाऊंगा, कि कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन तो आपके मैं सोल्व करवाई दूँ। बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करना और आप खुद आइडेंटिफाई करना कि आप कितने % प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन में से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आपको, मान लो आप उठाओगे खिलजी वंश का चैप्टर उठाना किसी भी अच्छी सी बुक से, उससे क्वेश्चन लगाना, फिर अपने आप ही आइडिया लगाना कि अगर आपने 10 क्वेश्चन लगाए तो आपको मेरे पढ़ाए में से कितने क्वेश्चन आपके मैच हो रहे हैं, ठीक है। 10 में से 10 तो नहीं होंगे, वो कोई नहीं करा सकता है। झूठ बोलने से, झूठे वादे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद करना, आप खुद एनालाइज करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। तो मिलते हैं इसके बाद मेरी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम शुरू करेंगे तुगलक वंश को। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।